हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 अपडेट में। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि हमने पर्यावरण के टॉप 500 बेस्ट क्वेश्चंस की श्रृंखला शुरू की है और जिसका ये पार्ट 3 है, जिसमें हम टॉप 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी 2 वीडियो आ चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इसमें आपका पहला प्रश्न है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वहन क्षमता कहलाती है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो भूपृष्ठ पर सर्वाधिक अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर अगर पूछेगा भूपृष्ठ पे कौन सा सर्वाधिक तत्व पाया जाता है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और अगर पूछ देगा पृथ्वी में सर्वाधिक अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो उसका आंसर आपका लो का हो जाएगा लोहा। और अगर पूछता है ऑक्सीजन के बाद जो है भूपृष्ठ पे कौन सा सर्वाधिक तत्व पाया जाता है तो उसका हो जाएगा सिलिकॉन। देखिए आगे वही प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कि पृथ्वी के जो क्रस्ट पे यानी कि ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नामक एक ऐसा स्थान है जहाँ के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहते हैं लास्ट सिटी। देखिए आप लोग को ऐसे कई ऑप्शन बन सकते हैं कि लास्ट सिटी किसे कहते हैं, तो इसमें एक ये स्थान दे सकता है, ब्लैक स्मोकर वाला दे सकता है, और दे सकता है ऐसा स्थान जहाँ पे मतलब दुनिया समाप्त होने वाली है, या कुछ भी ऐसे बना कर दे सकता है। तो आपका वो है अटलांटिक महासागर के तल पर एक ब्लैक स्मोकर नामक ऐसा स्थान पाया जाता है जहाँ पे प्रबल जो है क्षारीयता पाई जाती है और गर्म वातावरण के समुद्री जीव पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं लास्ट सिटी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्षारीय मृदा में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा पाइराइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, सागर के जल के नीचे स्थित नितल में रहने वाले जीवों को क्या संज्ञा प्रदान की जाती है? तो देखिए सागर के में है कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो इसमें जो है सबसे निचले तल में जो जीव पाए जाते हैं उसको बेंथस कहते हैं। और इसमें इसको मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो जब जो सबसे ऊपर जो 200 मीटर तक पाए जाते हैं उसको आपका प्लैंकटन बोलते हैं। और उसके बाद जो होता है 200 मीटर के बाद जहाँ पे जैसे मछलियाँ रहती हैं उसको उस तल को क्या कहते हैं? वहाँ के जीव को नेक्टन कहते हैं। और उसके नीचे वाला जो तल होता है उसको कहते हैं बेंथस। तो देखिए यहाँ पर सागर तल में रहने वाले जीवों को पूछा गया है तो बेंथस हो गया। अगर ऊपर वाला पूछा जाएगा तो प्लैंकटन, और उसके ऊपर वाला उसके बाद वाला नेक्टन, और जो सबसे लास्ट में आता है नीचे तली में वो हो जाएगा बेंथस। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम रहता है वह है? तो देखिए ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे वार्षिक तापांतर जैसे कि तापमान जो है बदलता नहीं रहता है, वहाँ पर मौसम या फिर वहाँ का तापमान समान रहता है, गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती है ठंडी पड़ती है, मतलब गर्मी और ठंडी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। और आप लोग को पता है भूमध्य रेखा पर जो है वर्ष भर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं, और जब लंबवत पड़ती हैं तो वहाँ पर समान रूप से तापमान रहता है ऑलमोस्ट। और वहाँ पे देखें सर्वाधिक वर्षा भी होती है। तो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो लेरिन किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये देखिए पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो रेडियो लेरिन है वो किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये सिलिका प्रधान ऊर्जा है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया भी है कि सर्वाधिक मात्रा में अगर पूछेगा तो उसका हो जाएगा लोहा, और पृथ्वी की सतह पर पूछेगा भूपृष्ठ पे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, और ये तो बताया ही हमने। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मतलब बहुत बार पूछा गया, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। देखिए जो है सागर में जो है महासागरों में लवण पाए जाते हैं, उसकी मात्रा का मतलब सर्वाधिक जो जिम्मेदार तत्व है सोडियम क्लोराइड है, और इसकी मात्रा जो होती है उसमें 77.8% होती है। और दूसरे नंबर पे जो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, और उसकी मात्रा जो होती है 10.9% होती है। इसके बाद जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो 4.7% होता है। फिर इसके बाद कैल्शियम सल्फेट होता है 3.7 होता है। फिर पोटेशियम सल्फेट होता है जो 2.5 होता है। इसी तरह फिर लास्ट में आपका आता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कैल्शियम कार्बोनेट जो है 0.3% होता है, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो होता है वो 0.2% होता है। तो आप लोग जो है ये पूरा जो है लिस्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको मिलान करने के लिए भी दे दे कि 4 ऑप्शन इधर दे दे, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, और इसका दूसरे साइड प्रतिशत दे दे, और मिलान करने के लिए कौन कितना % पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड। दो ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट 3। तो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका है, देखिए याद करने वाला प्रश्न है, चैपरेल नामक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, महासागरों में पाए जाने वाला प्रवाल भित्ति के विरंजक का क्या कारण है। तो देखिए आजकल जो बड़ी बड़ी प्रवाल भित्तियाँ हैं जो मुँह से बनी होती हैं, जो चूना होता है वो खाते हैं, और फिर वो एक ऐसे जमा होते जाते हैं और एक प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो आजकल जो होती है वो प्रवाल भित्तियाँ जो हैं उसके कलर में चेंज हो रहा है। जैसे देखेंगे आप लोग ऑस्ट्रेलिया की जो है प्रवाल भित्ति, उसमें भी देखेंगे कि बहुत उसमें देखा गया बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखा गया है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो जो एक ग्लोबल वार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा इसमें जिम्मेदार माना गया है, कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है प्रवाल भित्तियों के कलर में डिफरेंस आया है, और यही है कि प्रवाल भित्तियों के विरंजक का मुख्य कारण। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, पृथ्वी पर पवन संचरण का क्या कारण है। तो जो पृथ्वी पे पवन चलती है उसका मुख्य रूप से क्या कारण है। तो वायुदाब प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 14 है, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है। तो अकार्बनिक पदार्थों का चक्रण नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं को सही क्रम क्या होता है। तो एक जो जैविक अनुक्रमण की अवस्थाएं होती हैं या प्रावस्थाएं, तो उसका क्रम क्या होता है। तो ये आपको लगाने के लिए बोल सकता है। तो सबसे पहले आपका है नग्नीकरण, दूसरा है प्रवास, तीसरा है आपका आस्थापन, और चौथा आपका प्रतिक्रिया, और पाँचवें पे आपका आता है स्थिरीकरण। तो आप लोग इस क्रम में इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, घटक यानी जो डिकम्पोजर हैं वो किस पोषण स्तर के जीव हैं। तो ये पोषण स्तर 4 के जीव हैं जो सबसे लास्ट में आते हैं, जो मतलब अपघटन का एक तरह से कार्य करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्लेब्सिएला है एक। तो क्लेब्सिएला जो है वो एक नाइट्रोजन स्थिर करता है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा को कंट्रोल करता है और मतलब संतुलित बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो सबको पता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। देखिए आगे 2 क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है जो पॉलिटी और पर्यावरण दोनों का मतलब विषय है, क्योंकि एक पर्यावरण का मतलब पॉलिटी का एक ऐसा अनुच्छेद है जो पर्यावरण से रिलेटेड है, तो मैंने पर्यावरण में भी इसको ले लिया है।
तो देखेंगे क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो जो भारत का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे? तो ये देखिए अनुच्छेद 51 क में आता है। और इसमें देखिए कर्तव्य जो बताया गया उसी में से एक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यहाँ पर है देखिए, ये भी पर्यावरण पॉलिटी का पर्यावरण संरक्षण से के बारे में जहाँ पे बताया गया उसके बारे में है। राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो यह कथन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित होता है? तो ये अनुच्छेद 48 क यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और ऊपर देखें हम लोगों ने जो कर्तव्य है पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य वो अनुच्छेद 51A में है और दूसरा जो है अनुच्छेद 48 का। तो ये दो अनुच्छेद जो ऐसे हैं जो पॉलिटी में पर्यावरण से संबंधित हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? तो देखिए जो प्रजातियां होती हैं उनको भी डिवाइड किया जाता है कि कौन सी विलुप्त हो चुकी हैं और कौन सी विलुप्त के कगार पे हैं या विलुप्त होने वाली हैं। तो इस प्रकार जो ऐसी प्रजातियां होती हैं जो 50 वर्ष तक अपने जो आवासीय क्षेत्र हैं उसमें नहीं अगर देखी गई हैं तो उनको विलुप्त मान लिया जाता है। और इसका जो है इसको जो है रेड डेटा बुक में भी दिखाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं वो रेड डेटा बुक में किस कलर के पेज पे नोट की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेघ बीजन जिसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं या कृत्रिम वर्षा कहते हैं, इसका उसको कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कब ऐसा ये जो है देखिए अक्सर विधि वहाँ पे प्रयोग की जाती है जहाँ पे अत्यधिक सूखा पड़ता है और वर्षा नहीं होती है, या फिर कभी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे मतलब बरसात की आवश्यकता पड़ गई और वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ पे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो इसके लिए जो होता है सिल्वर आयोडाइड या जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो है देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या जो सिल्वर आयोडाइड है उसका जो है विमान द्वारा क्या किया जाता है कि आसमान में उसका छिड़काव कर दिया जाता है जिससे कि बारिश वहाँ पर हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। अल्पदीप्तिकालीन पौधे हैं, तो अल्पदीप्तिकालीन पौधे किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण दिया है तंबाकू और सोयाबीन। तो अल्पदीप्तिकालीन पौधे ऐसे मतलब लघु या लघु दिवसीय पौधे भी बोल सकते हैं जिनका जो पुष्पीकरण के लिए होता है 12 घंटे से कम जो दीप्तिकाल जैसे फोटो पीरियड कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। ऐसे जो पौधे होते हैं उसको अल्पदीप्तिकालीन पौधे कहते हैं। इसमें आपका तंबाकू सोयाबीन और उसके आगे अलावा एक और पौधा है जेंथियम और एक और है पेंसिलवेनिकम। ये कुछ उदाहरण हैं जिस इसके, तो ये अल्पदीप्तिकालीन पौधे के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है? देखिए एक विशेषता होती है श्वसन मूल, तो वो किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है? मैंग्रोव वनस्पतियाँ। और ऐसा भी पूछ सकता है कि मैंग्रोव वनस्पतियों की कौन सी विशेषता है? तो ये इसमें से एक हो सकती है कि श्वसन मूल। देखिए सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण कौन सा है? तो ये है मटियारा जिसको क्ले भी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सर्वाधिक उर्वर मृदा कौन है? सर्वाधिक जो उर्वरक मृदा होती है वो आपकी होती है दोमट मिट्टी और जलोढ़ मृदा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, हरितगृह प्रभाव जिसको आप लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? तो ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये PCS में भी आ चुका है।
तो इसका हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। तो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में जो है भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? 18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 28 है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है तो क्या कहलाता है? वो शीयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विटामिन ए और डी तथा केरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? तो इसको बसंतीकरण कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 है, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो ये जैविकी क्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर होता है? तो ये 6 से 7.5 यानी 6 से 7.5 जो होता है पीएच मान, उस पे जो है सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, एटीपी किस प्रकार की क्रिया द्वारा मुक्त करते हैं? तो ये जलीय अपघटन द्वारा मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविकी क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? तो देखिए जो है 90%। देखिए मैंने 90% का नियम भी वहाँ पे बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो लिंडेमान ने दिया था ये प्रतिशत वाला नियम। तो देखिए कोई भी जो होता है उसका जब उसकी ऊर्जा जो है अगले चरण में जाती है तो इधर जो है 90% जो है उपभोग कर ली जाती है, आगे वाले चरण में बस जो है 10% ऊर्जा ही पहुँचती है। तो यही है, प्रत्येक कितने उपभोग कर ली जाती है? 90%। और पूछेगा अगर कि कितने आगे पहुंचती है तो 10% हो जाएगा आपका। लास्ट प्रश्न है, मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो ये डेट्रिटस कहते हैं। तो ये थे आज के वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।